नमस्कार। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो उसकी अगली यूनिट है, आपका स्वागत है। हम लोगों ने विधायी शक्तियाँ कर रहे थे हम लोग, और उसमें काफ़ी चीज़ें कर ली थी। उसमें एक शक्ति बचती है हमारी अनुच्छेद 123, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति के पास एक विवेक की बड़ी पावर है, जो मंत्रिपरिषद, विवेक की पावर तो खैर नहीं कहेंगे, सॉरी, मंत्रिपरिषद के कहने पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत वो एक टेम्परेरी कानून बना सकता है ना। लेकिन ये किस समय कर सकता है? जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, संसद का सत्र नहीं चलने के अंतर्गत अगर सरकार को किसी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ती है जो कि प्रशासन चलाने के लिए उनको आवश्यक लगता है, तो वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए कहते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश एक प्रकार का एक टेम्परेरी लॉ होता है, एक अस्थायी कानून होता है, जो कि उसी जिस दिन अध्यादेश जारी होगा उसी दिन से लागू हो जाएगा और उसी दिन से उसके अंतर्गत कार्य होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन संसद का सत्र चालू होते ही उसे 6 सप्ताह के भीतर ही संसद से पास कराना आवश्यक है। अगर संसद से चालू होने के, संसद सत्र के लगने के 6 सप्ताह के भीतर वह ऑर्डिनेंस पास नहीं हो पाया तो वह स्वतः ही खत्म हो जाएगा, एक बात। और अगर वह संसद से पास हो गया तो वह कानून का रूप ले लेगा, दूसरी बात। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस खत्म भी हो गया या पास नहीं हो पाया कानून के रूप में, तो भी उस दौरान जो कार्य हुए हैं उस ऑर्डिनेंस के तहत वो वैलिड ही रहेंगे, इनवैलिड बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति, वह उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। गवर्नर्स को, मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को, प्रधानमंत्री को, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, है ना, उसके बाद अटॉर्नी जनरल को, कैग को, यूपीएससी चीफ को, यूपीएससी मेंबर्स को, एससी एसटी कमीशंस के हेड को, एससी ओबीसी कमीशंस के हेड को, उसके बाद फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं, को बनाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को, राजभाषा का आयोग का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कई कार्य हैं जिन पर सीधी सीधी उनकी नियुक्तियाँ या उनका निर्माण राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई हैं। कई सारे फिर हमने विधायी शक्तियाँ डिस्कस की थी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से पावर है किसी विधेयक को कुछ समय के लिए रोक लेने के लिए, या वापसी भेज देने के लिए, या अनिश्चित काल के लिए रख लेने के लिए। अलग अलग वीटो पावर हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिस पर राष्ट्रपति अपनी पहले ही सहमति दे देता है ना। जैसे कि अनुच्छेद 110 के धन विधेयक के तहत, वित्त विधेयक के तहत वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश होते हैं, मतलब संसद से पास होते ही वो कानून बन जाएंगे, है ना। अनुच्छेद 117 संचित निधि में खर्चे को लेके जो कोई बिल होता है तो राष्ट्रपति पहले ही उसमें मंजूरी दे देते थे। अनुच्छेद 274 कराधान को लेके अगर कोई बिल होता है तो राष्ट्रपति पहले ही मंजूरी दे देते हैं, तब संसद में पेश होता है, उनकी मंजूरी के बिना पेश नहीं हो पाएगा। या राज्य की सीमा या राज्य के नाम से संबंधित कोई चेंज करना है तो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वह संसद में पेश हो पाता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई प्रस्ताव है तो भी वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ लगभग सारी हो चुकी हैं। जो कुछ शेष था वो मैंने आपसे अभी डिस्कस भी कर लिया है। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में चल रहे हैं। देखिए, मेरे एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ यार लिखने के साथ साथ ना देखने के साथ साथ नोट भी प्लीज़ कीजिएगा, एक शानदार नोट्स बन जाएंगे। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर है ना, न्यायिक शक्तियाँ, जहाँ न्याय का कुछ होता हो। वैसे आर्टिकल 50 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका में पूरा अंतर है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं। हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग हैं और सबके कार्यक्षेत्र अलग है आर्टिकल 50 के अंतर्गत। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं राष्ट्रपति के केस में। जैसे अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के किसी भी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट के किसी भी डिसीजन में
क्षमादान कर सकता है, वो लघुकरण कर सकता है या परिहार कर सकता है, अर्थात किसी को भी किसी की सज़ा को कम कर सकता है या पूरी तरह खत्म कर सकता है ना। मानवता की आप लोग देखते होंगे कई बार आती हैं फाइलें कि भाई मृत्युदंड मिलता है, उसके बाद भी राष्ट्रपति की बात पुनर्विचार के लिए जाती है कि किसी तरह बचा लिए, क्षमादान के लिए जाती है ना। इस क्षमादान के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी जो एक्यूज़ है, जो सजा याफ्ता व्यक्ति है, उसकी सज़ा को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा या उसकी सज़ा को कम कर देगा, है ना। ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं, चाहे वो किसी भी कोर्ट का डिसीजन हो। यहाँ तक कि मिलिट्री कोर्ट ने भी अगर कोई डिसीजन दिया हुआ है, राष्ट्रपति यहीं गवर्नर से आगे है। गवर्नर मिलिट्री कोर्ट के फैसले पे क्षमादान नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति मिलिट्री कोर्ट के फैसले पे भी क्षमादान कर सकता है या लघुकरण कर सकता है या उसकी जो सज़ा का जो टेन्योर है उसे कम कर सकता है या पूरी तरह खत्म कर सकता है। तो समझ गए आप? क्लियर हो गया? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान, पार्डन की पावर है उसके पास। अगला जल्दी जल्दी चलते हैं। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अगर कोई विधि संबंधित, कोई कानून से संबंधित कोई राय लेनी होती है जो उसे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में जिसका कि बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143, बहुत बार पेपरों में आए हैं सारे क्वेश्चन। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ठीक है। लेकिन वो फ्री है कि उस परामर्श को माने चाहे ना माने, मतलब जो सजेशन सुप्रीम कोर्ट से मिला है उसको, उसके डिस्कशन में वो बाउंड नहीं है कि उसको मानना ही मानना है, ज़रूरी नहीं मानेगा, वो माने चाहे ना माने, वो राष्ट्रपति की विवेक पे है। क्लियर हो गया? फिर अनुच्छेद 124 और 217। अनुच्छेद 124 मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को की नियुक्ति करता है, और अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है और उनके ट्रांसफर भी करता है, ठीक है। ये दोनों राष्ट्रपति के अनुसार होते हैं, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217। जल्दी जल्दी अनुच्छेद 145 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय प्रक्रिया है उसकी नियमावली में जो भी कोई बदलाव करना होता है तो राष्ट्रपति के कहने पर ही किया जाता है। अनुच्छेद 145, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की नियमावली में अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया में कोई बदलाव करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के कहने राष्ट्रपति के कहने पर ही होगा। ये सारी इसकी क्या हैं? जुडिशियल पावर्स हैं। दीज आर ऑल जुडिशियल पावर्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में, राष्ट्रपति को कई सारी विधायी शक्तियाँ हैं, और विधायी शक्तियों में कई सारा ऐसे हैं जिसमें कि फाइनेंस की बातें भी हैं। जैसे आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति सरकार से, जो सरकार चला रही है, देश चला रही है, उससे पूरे वर्ष का आय और व्यय का खर्चा मांगता है, हाँ, जिसको बजट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। तो अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति आय व्यय का खर्चा लेता है, ठीक है, संसद से, और जिसे बजट बोला जाता है, और बजट वो उसकी पूर्व अनुमति से ही आता है। उसके बाद अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति आपका फाइनेंस कमीशन की स्थापना करता है न्याय आर्थिक परामर्श के लिए। फाइनेंस कमीशन का वित्त आयोग का जिक्र किसमें? 280, हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है 280। ये भी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में एक है। राष्ट्रपति जो संचित निधि है उसके खर्च का ब्यौरा मांग सकता है, ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है मेन उस पर राष्ट्रपति की सीधे नज़र रहती है। तो ये इसकी वित्तीय शक्ति का नज़ारा है। अगला अगर हम देखेंगे सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। आपको पता है कितनी बार क्वेश्चन है? आर्टिकल 53.2 कहता है कि ये राष्ट्रपति जो है वह हमारे सेना का प्रमुख होता है, हमारी तीनों सेना का, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। इसीलिए यह तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी करता है, आर्मी चीफ की भी, फिर हमारे एयर चीफ मार्शल की भी और एडमिरल की भी, है ना। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की अनुच्छेद 53 के तहत, 53(2) के तहत नियुक्ति करते हैं, और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो ये क्या हो गया? इनकी सैन्य शक्ति हो गई, मिलिट्री पावर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, राजनयिक पावर, है ना, जो कूटनीतिक पावर, है ना। इसके अंतर्गत क्या है? भारत के जितने विदेशों में दूतावास हैं उसमें किस देश में किसको राजदूत चुनना है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। एक बात,
जितने एम्बेसडर हैं हमारे, जितने कूटनीतिक राजनयिक पद हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही भरा जाता है। उसके बाद भारत जैसे भी भारत के जो भी विदेशों में समझौते होते हैं, जो भी MOU साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, जो भी समझौते हम भारतीय सरकार दूसरे देशों के साथ करती है, वह राष्ट्रपति के नाम पे ही समझौते होते हैं। अर्थात भारत का राष्ट्रपति ही वह समझौते करता है। अर्थात मतलब भारत की पूरी कूटनीति राष्ट्रपति के नाम से चलती है। जो भी समझौते हैं विदेशों में, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, डिप्लोमेटिक पावर हो गई। तो ये काफ़ी जो चीज़ें बची थी वो हमने बहुत तेज़ी के साथ जल्दी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसके बाद अलग अलग पावर है, जैसे कि UPSC की रिपोर्ट को टेबल करवा सकता है वो संसद में, फिर CAG की रिपोर्ट टेबल करवा सकते हैं संसद में। इस प्रकार की और भी कई पावर्स हैं जिसको मैं अगली यूनिट में डिस्कस करूंगा, और जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की कुछ विवेक वाली शक्तियां हैं वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग करेंगे सबसे पहले आपातकालीन शक्ति। अब आपातकालीन शक्तियां रह गई हैं और राष्ट्रपति की कुछ विवेक वाली शक्ति, छोटा सा है वो, और इसके बाद राष्ट्रपति खत्म, और फिर फटाफट हम वाइस प्रेसिडेंट की ओर चलेंगे। वाइस प्रेसिडेंट एक क्लास में, आधी क्लास में फिनिश। ठीक है, तो तेजी से सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।